तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग यूनिट 2 और आपका पूरा यूनिट 2 इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन लोग को रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग यूनिट 2 का नोट्स चाहिए तो आपकी स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पे आपको 15 रुपीज़ गूगल पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है और आपको वहीं पे नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट यूनिट 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, गुड़गांव एक्सपेरिमेंट क्या होता है, बड़ौदा एक्सपेरिमेंट क्या होता है, नीलखोरी एक्सपेरिमेंट क्या होता है, श्रीनिकेतन एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट या फिर प्रोजेक्ट क्या होता है। तो सारे क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो लोग चैनल पर नए हो वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो वो लोग जाकर के ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, गुड़गांव एक्सपेरिमेंट क्या होता है या फिर गुड़गांव प्रोजेक्ट क्यों डेवलपमेंट किया गया था। देखिए, आज़ादी के पहले गुड़गांव एरिया आता था पंजाब के अंदर। यहाँ देखिए, यह आपका है राजस्थान और यहाँ पे गुजरात है, तो यहाँ पे होता है पंजाब। तो आज़ादी के पहले गुड़गांव एरिया आता था पंजाब के अंदर, लेकिन आज़ादी के बाद गुड़गांव एरिया आता है हरियाणा क्षेत्र के अंदर। अब यहाँ देखिए, एक अंग्रेज थे यानी कि इंग्लिशमैन थे जिसका नाम था यफियर ब्राने। यानी कि यफियर ब्राने जब डिप्टी कमिश्नर के पोस्ट पे आए तब उन्होंने गुड़गांव प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया 1920 में। अब यहाँ देखिए, यफियर ब्राने जब डिप्टी कमिश्नर के पोस्ट पे आए हरियाणा के गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में, गुड़गांव जिला में, तब उन्होंने देखा, अध्ययन किया और ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा पुअर हैं, अनहेल्दी हैं, उनका सोशल कंडीशन, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है, बहुत ही ज़्यादा लो है। उनकी जो थिंकिंग पावर है, थिंकिंग एबिलिटी है, वो बहुत ही कम है और इसी के कारण वो लोग गरीबी रेखा से बाहर नहीं निकल पाते थे। तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, डर्टी हैं, सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है, अनहेल्दी है, सैनिटेशन वहाँ पे नहीं था, एजुकेशन नहीं था। ठीक, तब इसीलिए यफियर ब्राने ने 7 साल अध्ययन करने के बाद, 7 साल ऑब्जर्व करने के बाद गुड़गांव स्कीम को डेवलप किया। गुड़गांव स्कीम के अंतर्गत जितने सारे विलेज होते हैं, यानी कि प्रत्येक विलेज में विलेज गाइड पोस्ट को चुना जाएगा। प्रत्येक विलेज में एक विलेज गाइड पोस्ट होगा जिसको यहाँ पे चुना जाएगा, यानी कि गांव के लोगों में से किसी एक को विलेज गाइड के रूप में चुना जाएगा जिसका काम होगा जानकारी देना गुड़गांव स्कीम के बारे में, गुड़गांव एक्सपेरिमेंट के बारे में, गुड़गांव प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दिया जाएगा। किसके द्वारा? विलेज गाइड के द्वारा। यानी कि बीज को कैसे इंप्रूवमेंट करना है, खेती कैसे करना है, खेती के लिए, कल्टीवेशन के लिए, फार्मिंग के लिए क्या क्या इंप्लीमेंट हो सकते हैं, क्या क्या मेथड हो सकते हैं, इन सभी के बारे में पूरा का पूरा जानकारी देना किसको? लोगों को, ताकि विलेज गाइड के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग गुड़गांव एक्सपेरिमेंट में या फिर प्रोजेक्ट में शामिल हो सकें। इसीलिए प्रत्येक गांव में एक विलेज गाइड का पोस्ट बनाया गया। तो आप लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, यफियर ब्राने के द्वारा सबसे पहले विलेज गाइड की पोस्ट को लाया गया या फिर इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे यफियर ब्राने ने विलेज गाइड को ट्रेन करने के लिए एक स्कूल का निर्माण करवाया 1925 में। 1925 में विलेज गाइड को ट्रेन करने के लिए एक स्कूल का निर्माण करवाया गया था। अगला पॉइंट आप लिखेंगे, जो महिलाओं का ग्रुप है उसको ट्रेन करने के लिए एक डोमेस्टिक स्कूल ऑफ इकोनॉमी बनवाया गया था और यफियर ब्राने ने वुमेन और यहाँ पे चिल्ड्रन वेलफेयर इसके लिए काम किया 1926 में। यानी कि वुमेन और चिल्ड्रन वेलफेयर इसके अंतर्गत जितने सारी महिलाओं का ग्रुप होता है उनको ट्रेन किया जाए ताकि महिलाओं के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में महिलाएं भी गुड़गांव एक्सपेरिमेंट में शामिल हो सकें। ठीक, अब यहाँ देखिए, यफियर ब्राने के द्वारा या फिर गुड़गांव एक्सपेरिमेंट के द्वारा गुड़गांव के डिस्ट्रिक्ट में 5 हेल्थ सेंटर खोले गए। ठीक, और महिलाओं के लिए एक इंस्टीट्यूट
एक संस्था का निर्माण किया गया, जिसका काम क्या होगा कि लेडीज यानी कि महिलाओं से संबंधित जितने सारे प्रॉब्लम होंगे उन सभी प्रॉब्लम को महिलाएं सॉल्व करेंगी। ठीक, अब यहाँ पे आप नोट करके लिखेंगे कि विलेज स्काउट को व्रत बालिका भी बोला जाता है। कभी कभी गवर्नमेंट एग्जाम पूछता है क्वेश्चन कि विलेज स्काउट को क्या बोला जाता है, या फिर किसको व्रत बालिका बोला जाता है। ठीक, तो ये आपका हो गया गुड़गांव एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ देखिए गुड़गांव एक्सपेरिमेंट, इसका ड्रॉबैक कैसे हुआ, गुड़गांव प्रोजेक्ट कैसे बंद हो गया? क्योंकि विलेज गाइड जो थे इनके पास ज़्यादा जानकारी नहीं था। यह जो है ज़्यादा मात्रा में लोगों को जोड़ नहीं पाते थे। ठीक, अपनी बातों को कह नहीं पाते थे। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि गुड़गांव प्रोजेक्ट बंद हो गया या फिर क्लोज हो गया। क्योंकि अब यहाँ पीछे देखेंगे कि विलेज गाइड को ट्रेन करने के लिए एक स्कूल का निर्माण किया गया, ताकि विलेज गाइड अपनी बातों को रखें और ज़्यादा मात्रा में गुड़गांव स्कीम में लोगों को शामिल करें। लेकिन विलेज गाइड के पास ज़्यादा नॉलेज नहीं था, ज़्यादा ट्रेन नहीं थे, एक टेक्निकल मैन नहीं थे, इनके पास ज़्यादा जानकारी नहीं था, स्किल नहीं था। इसीलिए ये ज़्यादा मात्रा में लोगों को जोड़ नहीं पाते थे। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जैसे यहाँ पे विलेज गाइड जाते थे उनका लीडरशिप खत्म हो जाता था, तब लोग जिस प्रकार से पहले काम करते थे उसी प्रकार से काम करने लगे, और इसीलिए गुड़गांव एक्सपेरिमेंट या फिर प्रोजेक्ट खत्म हो गया, क्लोज हो गया। यहाँ पे तीसरा पॉइंट दिया गया है कि ऐसा माना जाता है कि जब या फिर ब्रायनी का नियुक्ति या फिर ट्रांसफर हो गया, इसीलिए गुड़गांव एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया, गुड़गांव प्रोजेक्ट खत्म हो गया। तो ये आपका है गुड़गांव एक्सपेरिमेंट या फिर प्रोजेक्ट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है इटावा पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? तो आप लिखेंगे इटावा पायलट प्रोजेक्ट 1948 में अल्बर्ट मेयर के द्वारा यूपी के डिस्ट्रिक्ट इटावा में चालू किया गया था, स्टार्ट किया गया था। अल्बर्ट मेयर ने देखा कि यूपी के डिस्ट्रिक्ट इटावा में यहाँ के लोगों का सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब थी। यहाँ के लोगों के पास रोजगार नहीं था, एम्प्लॉयमेंट नहीं था, स्किल डेवलपमेंट नहीं था, सैनिटेशन नहीं था, थिंकिंग पावर बहुत ही ज़्यादा खराब थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी डेवलपमेंट नहीं था, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट नहीं दिया जाता था, पैसा नहीं दिया जाता था ताकि किसान आसानी से खेती कर सके और एग्रीकल्चर सेक्टर भी डेवलप हो सके और लोगों को ज़्यादा रोजगार मिल सके। और इन्होंने देखा कि वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी हैं, हेल्दी नहीं हैं, डर्टी हैं, गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं। और इसीलिए इनके मन में इच्छा जगी कि ग्रामीण का विकास किया जाए, रूरल वेलफेयर किया जाए, ग्रामीण कल्याण किया जाए। और इसीलिए इन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिले। लेकिन जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 1948 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट आया, यानी कि आज़ादी के बाद आया। जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों ने हमारे वेल्थ को एकदम खोखला कर दिया था, हमारे देश के वेल्थ को, धन को, समृद्धि को बहुत ज़्यादा खोखला कर दिया गया था। यानी कि हमारे पास रिसोर्स नहीं था, संपदा नहीं थी, खाने पीने के लिए भूखमरी थी, लोग मर रहे थे, यानी कि फंडिंग भी नहीं थी। इसीलिए इटावा पायलट प्रोजेक्ट को आगे रन करने के लिए, आगे चलाने के लिए यूएसए गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट, ये दोनों गवर्नमेंट अपना फंड दिया ताकि इटावा पायलट प्रोजेक्ट को चलाया जा सके। अब यहाँ देखिए इटावा पायलट प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ तब 64 विलेज इसके अंदर आ रहे थे, लेकिन 1956 तक आते आते इसको स्टैंड करके, विस्तार करके, बढ़ा करके 364 विलेज शामिल कर लिए गए। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि अल्बर्ट मेयर का जो जन्म है, यहाँ पे अल्बर्ट मेयर हैं, इनका जो जन्म है अमेरिका में हुआ था 29 दिसंबर 1897 को। अल्बर्ट मेयर एक आर्किटेक्चर थे और बहुत ही अच्छे तरीके से प्लानिंग भी करते थे स्कीम का, प्रोग्राम का, यानी कि बहुत ही अच्छा एक प्लानर भी थे। अब यहाँ देखिए अल्बर्ट मेयर ने कई सारे प्रोजेक्ट को अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद इन्होंने निष्कर्ष निकाला
कि जब भी प्रोग्राम, स्कीम, एक्सपेरिमेंट जब भी डेवलप किया जाता है, जब भी स्टार्ट किया जाता है, तो वह स्कीम, प्रोग्राम या फिर एक्सपेरिमेंट लोगों के रिक्वायरमेंट के बेस पे होना चाहिए, लोगों के डिमांड के बेस पे स्टार्ट करना चाहिए। यानी कि अगर लोगों का मांग है सैनिटेशन का, फूड का, एजुकेशन का, स्किल का, तो लोगों के डिमांड के बेस पे प्रोग्राम को स्टार्ट करना चाहिए। ठीक, अब यहाँ देखिए, जब भी प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है या फिर लॉन्च हो जाता है या फिर सेटअप हो जाता है, तो उस प्रोग्राम का प्रॉपर या फिर हर टाइम इवेलुएट करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि वो प्रोग्राम सही से काम कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अब यहाँ देखिए, इटावा पायलट प्रोजेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आप लिखेंगे इटावा पायलट प्रोजेक्ट में एक कलीग को अपॉइंटमेंट किया गया था। यानी कि यह जो है एक एक्सटेंशन वर्कर था, जिसका काम था कि गांव के लोगों में जा करके, यानी कि इनफॉर्मली जा करके चेक करे, पूछे कि जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है वो सही से काम कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा है, आप लोग का जो भी डिमांड है वो डिमांड पूरा हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट में एक कलीग होता था जो कि नॉर्मली लोगों से बात करके, घुल मिल करके लोगों से पूछता था कि जो भी प्रोग्राम चल रहा है वो सही से काम कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा है, आपको उसका लाभ मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। ठीक, यानी कि कलीग जो है लोगों के कांटेक्ट में होता था। और यहाँ देखिए, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, इसमें इन्होंने तय किया कि जो भी कलीग बनेंगे वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े लिखे होंगे, एजुकेटेड पर्सन ही कलीग बनेंगे, और उनका जो एलिजिबिलिटी होगी, यानी कि उनका जो पढ़ाई होगी ग्रेजुएट लेवल पर होना चाहिए, ताकि इस प्रोजेक्ट को बहुत ही बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से चलाया जा सके। ठीक, अब यहाँ देखिए, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, इसका भी काम यही था कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, यूज ऑफ द ग्रीन मैन्यूर, और जो भी यहाँ पे बीज था उसकी जो क्वालिटी थी उसको बेटर करना था, ताकि ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो। फर्टिलाइजर के लिए, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट के लिए, एग्रीकल्चर मेथड को इंक्रीज करने के लिए इसका मेन उद्देश्य था। और यहाँ देखिए, सैलाइन सॉइल को रिक्लेम करना था, स्वच्छता देना था, रोड बनवाना था। अब यहाँ देखिए, इसका यहाँ पे अगला उद्देश्य था कि जो भी गांव के लोग के जो यहाँ पे वर्कर हैं, यानी कि जो भी यहाँ पे विलेज वर्कर हैं, उनको ट्रेन करना था, सोशल सर्विस वर्कर को, और उनको जो है एजुकेशन और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल के आए, विकास हो, डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक कंडीशन और सोशल कंडीशन अच्छा हो, बेटर हो। तो ये आपको हो गया इटावा पायलट प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे अगला एक्सपेरिमेंट है, वो है श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट। तो आप लिखेंगे श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट का सबसे पहला प्रयास ये था ग्रामीण का विकास करना, रूरल का डेवलपमेंट करना। जब रविन्द्रनाथ टैगोर का ईस्ट बंगाल में पोस्टिंग हुआ, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने देखा कि वहाँ के लोगों का सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी। यानी कि सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं थी, एजुकेशन नहीं था, स्किल डेवलपमेंट नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं था, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेरोजगारी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था। तो इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर इन्होंने बात किया ग्रामीण को विकास करना। और जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात किया, सैनिटेशन के बारे में, एजुकेशन के बारे में, स्किल डेवलपमेंट के बारे में, तब टैगोर जी के जो आइडियोलॉजी थी वह लियोनार्ड को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी या फिर पसंद आ गई लियोनार्ड को, टैगोर के आइडियोलॉजी के बारे में। और इसीलिए दोनों लोग मिल करके, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने और लियोनार्ड दोनों लोग मिल करके श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को चेंज करने के लिए। देखिए, और इन्होंने श्री निकेतन में 1920 को इंस्टीट्यूट ऑफ द रूरल रिकंस्ट्रक्शन स्कूल का निर्माण करवाया, यानी कि IRR का निर्माण करवाया। ठीक, जिसमें बताया जाता था कि लोगों को रोजगार कैसे दिया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, ये तमाम सारी जानकारी इस संस्था में दी जाती थी। ठीक, तो IRR संस्था 1920 में इसका इस्टेब्लिश हुआ, इसका सेटअप हुआ। अब यहाँ देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर एक पोएट थे
जबकि मिस्टर लियोनार्ड इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट के अध्यक्ष थे। अब यहाँ देखिए, श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? तो आप लिखेंगे सरूल में स्टार्ट किया गया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। रायपुर से आगे जाएंगे सिन्हास है, सिन्हास के आगे जाएंगे शांति निकेतन है, और शांति निकेतन से 3 किलोमीटर आगे जाएंगे वहाँ पे सरूल है, और वहीं पे श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया गया था। अब यहाँ देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप लिखेंगे लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो रहने की दिनचर्या है उनमें इंप्रूवमेंट करना है। एजुकेशन के बारे में, सैनिटेशन के बारे में, स्किल डेवलपमेंट के बारे में, इन सभी के बारे में डेवलप करना है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि खेती कैसे करना है, डेयरी कैसे खोलना है, कैसे काम किया जाएगा, कल्टीवेशन के लिए क्या क्या इंप्लीमेंट हो सकते हैं, क्या क्या मेथड हो सकते हैं, इन सभी के बारे में जानकारी देना। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना। कारपेंटरी के लिए जैसे कि कुर्सी कैसे बनाया जाएगा, मेज कैसे बनाया जाएगा, इन तमाम सारी चीज़ों के बारे में इसका मेन उद्देश्य था, डेवलप करना था, एजुकेशन देना था, सैनिटेशन देना था, रोजगार देना था, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलपमेंट करना था। ये तमाम सारी जानकारी इसमें प्रोवाइड की जा रही थी और इसका यही मेन उद्देश्य था। अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि यहाँ पे पोल्ट्री के लिए यहाँ भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स देना। लोगों को, जो भी यहाँ विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, उनको साइंस से कनेक्ट करना था और साइंस से रिलेटेड प्रैक्टिकल वर्क करवाना था। अब यहाँ देखिए, श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट कैसे क्लोज हो गया, कैसे ड्रॉबैक हो गया? तो आप लिखेंगे जो भी यहाँ पे IRR संस्था खुली थी 1920 में, तो गवर्नमेंट ने उस संस्था को हेल्प नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, इसीलिए श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट यहाँ पे क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है। और यहाँ पे ऐसा भी माना जाता है कि श्री निकेतन का जो भी टारगेट था उससे रिलेटेड रिसर्च वर्क भी नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए यह प्रोग्राम बंद हो गया। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तो आप लिखेंगे एसके डे के द्वारा जुलाई 1948 में नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया गया था। अगला पॉइंट आप लिखेंगे एसके डे कम्युनिटी डेवलपमेंट के एक मिनिस्टर थे। नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट का मेन उद्देश्य क्या था? तो आप लिखेंगे वेस्ट पाकिस्तान से जो भी 7,000 लोगों को निकाल दिया गया था, यानी कि 7,000 लोग बेघर हो गए थे, तो उनको रहने के लिए एक नए टाउन को डेवलप करना था, यानी कि इन्हीं 7,000 लोगों को रहने के लिए एक नए टाउन का निर्माण करना था। इसीलिए नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया गया था एसके डे के द्वारा जुलाई 1948 में। अब यहाँ देखिए, 7,000 लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ पे नए टाउन को डेवलप किया जाएगा? देखिए, दिल्ली अंबाला हाईवे के बीच में एक दलदली ज़मीन थी 11 एकड़ की, वहीं पे नए टाउन को डेवलप करना था। और नए टाउन को डेवलप करने के लिए एसके डे ने एक स्कीम को डेवलप किया जिसका नाम है मजूर मंजिल। अब यहाँ देखिए, स्कीम का मेन पर्पज क्या था? एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्लीमेंट करके कॉटन इंडस्ट्री को डेवलप करना था, प्रिपेयर करना था, यानी कि कल्टीवेशन के लिए क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, क्या क्या मेथड हो सकता है, तो इन सभी को डेवलप करके इम्प्रूवमेंट करके कॉटेज यानी कि छोटे उद्योग को डेवलप करना था, प्रिपेयर करना था। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगला पॉइंट आप लिखेंगे साबुन बनने के लिए, बेकरी के लिए, लेदर के लिए, लैंड्री के लिए, इन सभी को काम करने के लिए सेंटर्स खुल गए। ठीक। अब यहाँ देखिए, जब कॉलोनी बस गया तब यहाँ पे स्कूल खुल गया, एग्रीकल्चर फार्म खुल गए, डेयरी फार्म खुल गए, पोल्ट्री फार्म, पिगर फार्म, साबुन बनाने की फैक्ट्री खुल गई यानी कि शॉप फैक्ट्री खुल गई, इंजीनियरिंग के लिए काम करने का जो वर्कशॉप होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ओपन या फिर स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये आपको हो गया नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है बड़ौदा एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तो आप लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, बड़ौदा को वडोदरा भी कहा जाता है। बड़ौदा एक्सपेरिमेंट वीटी कृष्णाचारी के द्वारा 1932 में स्टार्ट किया गया था। वीटी का फुल फॉर्म होता है वंगल त्रिगुटाचारी। देखिए, कृष्णाचारी के पिताजी का नाम था वंगल त्रिगुटाचारी।
तो कृष्णाचारी के पिता का नाम था वंगल त्रिगुटाचारी और इनका जन्म हुआ था 1837 में। कृष्णाचारी के जो पिताजी थे वंगल त्रिगुटाचारी, उनका जन्म हुआ था 1837 ईस्वी में। अब यहाँ देखिए बीटी कृष्णाचारी, इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1881 को और इनका मृत्यु हुआ था 1964 में। अगला पॉइंट आप लिखेंगे बीटी कृष्णाचारी, यह जो है कांग्रेस के पॉलिटिकल पार्टी में शामिल थे और बड़ौदा के दीवान भी थे, यानी कि मंत्री भी थे। 1927 से लेकर के 1944 तक बड़ौदा के दीवान थे। और यहाँ देखिए वीटी कृष्णाचारी इंडियन सिविल सर्वेंट और यहाँ पे प्रशासनिक भी थे, यानी कि IAS थे। अब यहाँ देखिए बड़ौदा एक्सपेरिमेंट कहाँ पे स्टार्ट किया गया था। देखिए बड़ौदा एक्सपेरिमेंट नवसारी में स्टार्ट किया गया था। गुजरात राज्य का जहाँ पे जिला है नवसारी, वहाँ पे बड़ौदा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया गया था। देखिए ये आपका है राजस्थान और यहाँ पे आपका गुजरात, यहीं पड़ता है वडोदरा यानी कि बड़ौदा, और यहीं पे है नवसारी जिला, तो यहीं पे बड़ौदा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया गया था। अब यहाँ देखिए बड़ौदा एक्सपेरिमेंट का वर्किंग सिस्टम कैसे होता है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे विलेज गाइड और यहाँ पे टीचर का, जो भी स्कूल के टीचर होते हैं उनका, और यहाँ पे विलेज गाइड, इन दोनों को काम करवाया जाता है बड़ौदा एक्सपेरिमेंट में। यानी कि जब यहाँ पे विलेज गाइड सही से काम नहीं कर पाते हैं, उनके पास सही से नॉलेज नहीं होता है, सही से एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, तब यहाँ पे यूज़ किया जाता है टीचर का। यानी कि जो भी टीचर गांव में पढ़ाते थे, स्कूल होता था, तो वहाँ पे उस टीचर का यूज़ किया जाता है बड़ौदा एक्सपेरिमेंट में। अब यहाँ देखिए बड़ौदा एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप लिखेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है, उसको इम्प्रूवमेंट करना है, उद्योगों का इम्प्रूवमेंट करना है, इंडस्ट्री को इम्प्रूवमेंट करना है, एजुकेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, सैनिटेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इन सभी को डेवलपमेंट करना है, इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को डेवलपमेंट करना है। और यहाँ देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या था कि मधुमक्खी जो होती है बी कीपिंग, जिसे बोलते हैं एपीकल्चर, इसको भी इम्प्रूवमेंट करना था। और यहाँ देखिए गार्डनिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, एपीकल्चर, इन सभी को इम्प्रूवमेंट करना है, एक्सपेंशन करना है। तो ये आपका हो गया बड़ौदा एक्सपेरिमेंट। तो आज आपका रूरल डेवलपमेंट यूनिट 2 पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया और इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में नहीं आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।